हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सीजीएल मॉक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। जीके जीएस कम सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड और पीवाईक्यू से लिए गए हैं। तो जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो इस सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित प्रकार के कटौती प्रस्ताव को उनके सटीक निहितार्थों के साथ सुमेलित करना है। तो जितने भी कट मोशन आते हैं उनके परिभाषा के साथ इसको मैच करना है। पहला है पॉलिसी कट यानी नीतिगत कटौती प्रस्ताव। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो बजट अनुदान में मांगों के विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाया जाता है और इसमें पॉलिसी कट ये सबसे कठोर माना जाता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि जो विपक्ष है वो सरकार की नीति से बिल्कुल भी खुश नहीं है, यानी सरकार की नीतियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा और इसमें मांग की राशि 1 रुपए कर दी जाती है। तो पहला का पॉलिसी कट मोशन का सेकंड हो जाएगा रिड्यूस द डिमांड अमाउंट टू ₹1। फिर सेकंड है इकोनॉमिक कट मोशन। इकोनॉमिक कट मोशन मतलब आर्थिक कटौती प्रस्ताव। इसका अर्थ होता है कि मांग में मांगा गया जो पैसा है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इसमें एक विशिष्ट राशि कम की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक जो विशिष्ट राशि रहेगी, जैसे कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा ही पैसा का डिमांड हो गया तो उसमें एक विशिष्ट राशि लगाई जाती है ताकि इसमें इकोनॉमिक कट हो। तो ये सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा रिड्यूस द डिमांड अमाउंट बाय द स्पेसिफिक स्पेसिफाइड लमसम। नेक्स्ट है टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन ये सांकेतिक कटौती प्रस्ताव होता है और इसका मतलब होता है कि सरकार की किसी विशेष शिकायत की ओर ध्यान खींचने के लिए ये लाया जाता है, जिसमें मांग की राशि 100 रुपए से कम की जाती है। तो इसमें अगर कोई खास विशेष शिकायत होती है तो उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे किया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रिड्यूस द डिमांड अमाउंट बाय 100। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए, कटौती प्रस्ताव ये केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, कभी भी जो कटौती प्रस्ताव होता है ये राज्यसभा में नहीं आता है। और यदि कोई कटौती प्रस्ताव लोकसभा से पास हो गया तो इसका मतलब सरकार बहुमत से गिर गया है और सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। और बजट पारित करने की प्रक्रिया के ये कुल 6 चरण होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक के निम्नलिखित बृहद शिलालेखों को उनके केंद्रीय विषय या संदेशों के साथ सुमिलित करना है। तो सम्राट अशोक इन्होंने द्वारा जो मेजर रॉक एडिक्ट्स लिखे गए हैं उनके विशेष संदेश और विषयों और संदेशों को मैच करना है। पहला है मेजर रॉक एडिक्ट फर्स्ट। पहला रॉक एडिक्ट में क्या लिखा गया है तो ध्यान रखिएगा, जो शिलालेख फर्स्ट है उसमें अशोक ने पशु बलि और उत्सव पर रोक लगाने की बात कही है। जो पशु बलि है इसकी निंदा की है पहले रॉक एडिक्ट में। फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड। ये हो जाएगा। नेक्स्ट है मेजर रॉक एडिक्ट थर्ड। शिलालेख तृतीय में अशोक के द्वारा कहा गया है कि जो अधिकारी होते हैं उनको हर 5 साल में धर्म के प्रचार के दौरे पर जाने का आदेश दिया गया है। शिलालेख थर्ड में अशोक के द्वारा अपने जो अधिकारी होते हैं जिसे रजूक प्रादेशिक कहा जाता है उसे हर 5 साल में धर्म के प्रचार के लिए दौरे पर जाने का आदेश दिया गया है। इसका फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है मेजर रॉक एडिक्ट 8। 8वां जो शिलालेख है उसके तहत अशोक ने शिकार की यात्राओं को धम्म यात्रा में बदल दिया है, यानी जो शिकार करने जाते थे विहार यात्रा में उसको धम्म यात्रा में चेंज करने की बात कही गई है। इसमें सेकंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मेजर रॉक एडिक्ट 13। जो 13वां शिलालेख है उस वो अशोक का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है, जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था उसके बारे में कहा गया है और उसके बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन का वर्णन किया गया है। तो हो जाएगा ऑप्शन में फर्स्ट ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अशोक के जो अधिकांश शिलालेख है ये प्राकृतिक भाषा और ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं। शहबाजगढ़ी और मानचेहरा जो पाकिस्तान में स्थित है वहां के शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं और कंधार ये अफगानिस्तान में और यहाँ के शिलालेख अरामाइक और ग्रीक द्विभाषी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन
भौतिक भूगोल में जब कोई तट रेखा से गहरे महासागर की ओर बढ़ता है तो महासागरीय तल स्थलाकृति की निम्नलिखित विशेषताओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर दिया हुआ जो कोस्टल लाइन है, कोई गहरा महासागर जो होता है उसकी ओर बढ़ता है, तो जो ओशियन फ्लोर टोपोग्राफी होता है उसकी निम्नलिखित विशेषताओं को क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, पहला है, जब समुद्र तट गहरे समुद्र की ओर खींचने लगता है तो सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट यानी जो शेल्फ होता है वो आता है। अगर आप समुद्र अगर गहरे ये में जाइएगा तो पहले शेल्फ आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद अचानक से गहराई आती है और उसके बाद महाद्वीपीय ढलान होता है जिसको स्लोप कहा जाता है, तो सेकेंड नंबर पे स्लोप आता है। फिर ढाल के खत्म होने के बाद ही मलबे का जो हल्का सा टीला बनता है जिसे महाद्वीपीय उभार कहते हैं। उसके बाद महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंटल राइज होता है। सबसे लास्ट में आता है वितलीय प्लेट। जो वितलीय मैदान होता है ये गहरे समुद्र का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और ये से विशाल सपाट स्टार्ट होता है और इसे वितलीय मैदान कहा जाता है। ये 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है शेल्फ, फिर स्लोप, फिर राइज, फिर प्लेन आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 90% से अधिक के हिस्सा महाद्वीपीय मग्न तट यानी जो शेल्फ होता है, उथला हुआ पानी तो वहां से ही निकाला जाता है। एग्जाम्पल के लिए बॉम्बे है। और दुनिया का सबसे अच्छा मछली पकड़ने वाला क्षेत्र जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वहीं पर पाए जाते हैं। और ट्रेंच ये समुद्र में सबसे गहरे हिस्से को कहा जाता है जो वितलीय मैदानों भाग से भी नीचे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों को उनके प्राथमिक घरानों के साथ सुमेलित करना है। तो जो क्लासिकल म्यूजिक है उनके जो प्राथमिक घराने होते हैं यानी संगीत के घराना किसको कहते हैं, संगीत के स्कूलों को घराने कहा जाता है, उसके साथ मैच करना है। पहला है पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी ये कौन से घराने से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। पंडित भीमसेन जोशी ये इन्हें भारत रत्न में मिला जा चुका है और ये किराना घराना से रिलेटेड है, तो फर्स्ट का 4 हो जाएगा। ये किराना घराना से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पटियाला घराने के महान गायक थे। ये गायक थे कौन से घराने से, तो पटियाला घराने से महान गायक थे। फिर नेक्स्ट है पंडित जसराज। पंडित जसराज इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका और ये मेवाती घराने के विश्व प्रसिद्ध गायक थे। ध्यान रखिएगा, पंडित जसराज ये मेवाती घराने से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट है किशोरी अमोनकर। किशोरी अमोनकर ये जयपुर अतरौली घराने के अग्रणी और दिग्गज गायिका थी। तो ये जयपुर अतरौली घराने से रिलेटेड है। इसका हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है जिसे ख्याल ज्ञान भी कहा जाता है, ये पुराना घराना ग्वालियर घराने का माना जाता है। ध्रुपद ये हिंदुस्तानी संगीत की सबसे पुरानी जीवित गायन शैली है और ये ग्वालियर के तानसेन ने इसके उस्ताद रह चुके हैं। कर्नाटक संगीत ये दक्षिण भारत में फेमस है और ये दक्षिण भारत के घरानों की अवधारणा वहां पर नहीं चलती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो यहाँ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में दिया गया और कौन से स्टेटमेंट से है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि 11वां मौलिक कर्तव्य जिसमें माता पिता और अभिभावक को 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता होती है और ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। जो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा ये उनके माता पिता और अभिभावकों का जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें डाला गया था और इसके लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। दूसरा स्टेटमेंट कहना है कि स्वर्ण सिंह समिति ने शुरू में नागरिकों के लिए जो कर का भुगतान करने का कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन इसे संविधान में शामिल नहीं किया गया।
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो स्वर्ण सी समिति थी, इनको टैक्स चुकाना और मतदान करना इसे भी फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन उस समय जो सरकार थी इंदिरा गांधी की थी, उन्होंने इस सिफारिश को माना नहीं। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये हमने जो रसिया के संविधान से लिया है, और जो मौलिक कर्तव्य पर नॉन जस्टिफिएबल है, यानी उल्लंघन होने पर सीधे इसमें कोर्ट में नहीं जा सकता। जो फंडामेंटल राइट होते हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन अगर फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लंघन होता है तो इसमें कोर्ट जाने का प्रावधान नहीं है। वर्मा समिति ये 1999 में आया था। इसमें मौलिक कर्तव्य के कार्यान्वयन से संबंधित कानून की पहचान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित महत्वपूर्ण वित्तीय बैंकिंग नियामक निकाय को उनके संबंधित स्थापना के वर्षों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर एक्ट दिया हुआ कौन सा वित्तीय और बैंकिंग नियामक निकाय कब आया था, ये बताना है। पहला है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और एक्ट कौन सा है? तो एक्ट 1934 का है। तो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन इसे जो वैधानिक दर्जा दिया गया था ये 1992 में मिला था। इसका सेकंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो समिति का नाम ध्यान रखिएगा, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर आया था। मल्होत्रा समिति, इसकी सिफारिश पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया गया था। फिर नेक्स्ट है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन से रिलेटेड अथॉरिटी बनाई गई थी, ये 2003 में बनाया गया था। इसका डी हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। IRDAI, इसका जो हेडक्वार्टर है ये तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। बाकी सभी का हेडक्वार्टर मुंबई और दिल्ली में स्थित है। सेबी की अगर पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो माधवीपुरी बुच इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। और नाबार्ड, इसकी स्थापना 1982 में शिव रमन समिति की सिफारिश पे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित विशिष्ट उपग्रह कक्षाओं के उनके कार्यात्मक विशेषताओं के साथ सम्मिलित करें। तो यहाँ पर जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसमें जो सैटेलाइट ऑर्बिट है उनका कार्य की विशेषता को बताना है। पहला है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट यहाँ पर क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है ये पृथ्वी का सबसे नीचे वाला कक्षा होता है। इसमें 2 किलोमीटर से नीचे होती है, जहाँ पर जासूसी सैटेलाइट और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन परिक्रमा करते हैं। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। तो फर्स्ट का 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा यूज्ड फॉर अ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड स्पाई सैटेलाइट। और इसका जो एल्टीट्यूड होता है ये 2000 किलोमीटर से कम होता है। फिर नेक्स्ट है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट या इसका उपयोग जीपीएस और नेविगेशन के लिए किया जाता है। भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है ये नाविक है, ध्यान रखिएगा। तो सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्राइमरली यूज्ड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड नेविगेशन। और इसका जो एल्टीट्यूड है ये लगभग 20,000 किलोमीटर माना जाता है। फिर नेक्स्ट है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ये भू-स्थैतिक कक्षा होती है जो भूमध्य रेखा से ठीक ऊपर होती है। और लगभग इसकी जो ऊंचाई है ये 35,000 प्लस किलोमीटर के ऊपर जाती है। और यह पृथ्वी के साथ घूमती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए जितना भी डीटीएच और टीवी सिग्नल होते हैं उसमें इस एरिया का इस्तेमाल होता है। थर्ड का हो जाएगा थर्ड।
मैच अर्थ रोटेशन 24 आवर्स अपीयरिंग फिक्स्ड इन द स्काई ओवर द इक्वेटर। और यहाँ पर जितना भी डीटीएच होता है, टेलीकॉम कम्युनिकेशन होता है, यहीं पर इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, इसमें एक ध्रुवीय कक्षा होता है जहां पर जो सैटेलाइट है हमेशा एक ही समय पर सूर्य की रोशनी से किसी जगह के ऊपर से गुजरता है, और ये मौसम और बेहतर मैपिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका हो जाएगा सेकंड। ये ज्यादातर मौसम का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भारत का जो संचार उपग्रह है इनसेट, ये जियो स्टेशनरी कक्षा में स्थापित किया गया है, और जो पोलर ऑर्बिट होता है ये उत्तर से दक्षिण की ओर ध्रुव, पृथ्वी के ध्रुव के ऊपर से गुजरती है, उसमें पोलर ऑर्बिट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रसायन विज्ञान में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अम्ल क्षार संकेतक को क्षारीय विलयन में उनके विशिष्ट रंग परिवर्तन के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर एसिड बेस इंडिकेटर दिया हुआ है, और उसके जो क्षारीय विलयन है बेसिक विलयन के साथ उसको कौन सा रंग आता है इसके साथ मैच करना है। पहला है फिनोल्फ्थैलीन। फिनोल्फ्थैलीन, इसको अगर एसिड के साथ बेस के साथ मिलाएं और एसिड के साथ मिलाएं तो उसमें कौन सा कलर आता है। तो देखिए, जो फिनोल्फ्थैलीन है ये अम्ल के साथ कलरलेस रहता है, लेकिन जब ये बेस में जाता है तो इसका जो कलर है ये रेड या पिंक हो जाता है। तो इसका पहला का हो जाएगा, बेस में जाने पर एसिड में ये कलरलेस रहेगा, लेकिन अगर ये बेस में जाएगा, क्षार में जाएगा, तो इसका कलर पिंक या पिंकिश रेड हो जाता है। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ये अम्ल के साथ लाल होता है, लेकिन ये क्षार के साथ पीला होता है। ध्यान रखिएगा, एसिड के साथ रेड होगा, और अगर ये बेस में जाएगा क्षार के साथ तो येलो हो जाता है इसका कलर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, चेंज टू येलो। नेक्स्ट है रेड लिटमस पेपर। जो लिटमस पेपर होता है ये क्षार के यानी बेसिक के संपर्क में आने पर ब्लू हो जाता है। इसका हो जाएगा चेंज टू ब्लू। फिर टर्मरिक, हल्दी। हल्दी ये प्राकृतिक सूचक होता है, अम्ल में ये पीली ही रहती है, लेकिन अगर साबुन के साथ, अगर इसके साबुन क्षार होता है उसके साथ ये प्रक्रिया करने पर लाल या भूरे रंग की हो जाती है, तो ये रेड में चेंज हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो लिटमस पेपर होता है ये लाइकेन से बना होता है, और लाइकेन शैवाल और कवक से मिलकर निकाला जाता है। पीएच स्केल, ये 0 से पीएच स्केल का जो वैल्यू रहता है ये 0 से 14 होता है, 0 से 7 अम्ल होता है, और 7 से 14 ये बेस होता है, क्षार होता है, और 7 न्यूट्रल होता है। देखिए, लाल गोभी का रस ये एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित प्रसिद्ध विदेश यात्रियों को उनके संबंधित मूल देश के साथ सुमिलित करना है। तो जितने भी फॉरेन ट्रैवलर आए थे वो कौन से कंट्रीज आए थे ये बताना है। पहला है फायन। फायन ये भारत में चीन से आने वाला पहला यात्री था, और किसके टाइम पे आया था, तो चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के समय पर ये भारत में आया था। तो फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, चाइना से आया था। फिर अल मसूदी। अल मसूदी ये 10वीं शताब्दी में आया था। 10वीं शताब्दी में अरब बगदाद से आया था, और एक प्रसिद्ध भूगोल वेत्ता था जिसने प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजाओं के बारे में लिखा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अरेबिया बगदाद से आया था। फिर मार्को पोलो। मार्को पोलो ये इटली का रहने वाला था। इटली का कहाँ से, वेनिस से आया था, और 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आए थे। सी का सेकेंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है फ्रेंकोइस बर्नियर। फ्रेंकोइस बर्नियर ये फ्रांस का एक डॉक्टर था जो शाहजहां और औरंगजेब के समय काल पर मुगल दरबार में आया था। इसका फ्रांस हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है।
देखिए इब्न बतूता, इसके द्वारा एक किताब लिखी गई थी रेहला, और ये मोरक्को का यात्री था। हैनसंग ये भी चीनी यात्री था और हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था और सेल्यूकस निकेटर के समय में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में गरीबी आकलन समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए कि जो गरीबी आकलन समिति है उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया और कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है। पहला है लकड़ावाला समिति जो 1993 में आया था, इन्होंने कैलोरी खपत दृष्टिकोण के जारी रखने की सिफारिश की थी, लेकिन इसमें एक एकल राष्ट्रीय रेखा के बजाय राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा की गणना करने का सुझाव दिया था। तो गरीबी रेखा ये कैसे डिसाइड होगा, इसके लिए जो लकड़ावाला समिति था इन्होंने कहा था कि कैलोरी का नियम चलेगा। कैलोरी का नियम होता है कि ये कितना कंज्यूम कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। इसमें ग्रामीण एरिया के लिए, जो ग्रामीण एरिया है उनके लिए 2400 कैलोरी रखा गया था और जो शहरी एरिया के लिए 2100 कैलोरी को सही माना गया था। लेकिन हर राज्य में महंगाई अलग अलग होती है, इसलिए हर राज्य की गरीबी रेखा अलग अलग होनी चाहिए। तो ये चीज इसमें बताया गया था कि जो हर राज्य में कोई कोई राज्य थोड़ा ज्यादा डेवलप है तो वहां पर अलग चलता है, और कोई राज्य कम डेवलप है वहां पर गरीबी रेखा का जो स्टैंडर्ड ये अलग अलग होना चाहिए, इनके द्वारा कहा गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है तेंदुलकर समिति जो 2009 में आया था, इन्होंने कैलोरी आधारित मॉडल से दूर हो गई और स्वास्थ्य शिक्षा पर खर्च को शामिल करने के लिए गरीबी टोकरी का विस्तार किया। तो जब तेंदुलकर समिति आई 2009 में तो उस समय शिक्षा और स्वास्थ्य को भी ऐड किया गया और इन्होंने एक पावर्टी बास्केट बनाया। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो भी शिक्षा, स्वास्थ्य और कपड़ों पर होने वाले खर्च को भी गरीबी मापन का आधार बनाना चाहिए। ये तेंदुलकर समिति के द्वारा कहा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी रंगराजन समिति ये 2012 में आया था। फिर से इन्होंने कैलोरी मॉडल को संशोधित कर दिया और इसका उपयोग करने की सिफारिश की। और वर्तमान में भारत में गरीबी मापने के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है उसका यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव विज्ञान में निम्नलिखित महत्वपूर्ण पादप ऊतक और उनके विशेष शारीरिक भूमिकाओं को सुमिलित करना। तो यहाँ पर जो प्लांट टिश्यू है और उनका क्या काम है ये मैच करना है। पहला है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इसका क्या काम होता है तो ध्यान रखिएगा। पैरेन्काइमा ये सबसे आम जीवित टिश्यू होता है जो भोजन को, जो फूड होता है उसको स्टोर करने का काम करता है, और इसमें क्लोरोफिल हो तो यह प्रकाश संश्लेषण भी करता है। तो फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ध्यान रखिएगा इसका जो मेन काम है ये फूड स्टोर करने का है, अगर क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। फिर नेक्स्ट है पॉलिनकाइमा। पॉलिनकाइमा इसका काम है कि पौधों को लचीलापन देता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है उसको प्रदान करना होता है ताकि तेज हवा चलने पर टहनियाँ बिना टूटे मुड़ न सके, बिना टूटे मुड़ सके। जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसको कौन प्रदान करता है ये, तो ये कॉलिनकाइमा करता है। तो सेकंड का हो जाएगा सेकंड। ये सपोर्ट करता है जो स्ट्रक्चरल वैल्यू है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट है स्कैरेनकाइमा। स्कैरेनकाइमा ये मृत कोशिकाओं का, डेड सेल का बना होता है जो पौधे को अत्यधिक कठोर प्रदान करता है। जैसे नारियल का छिलका हो गया, अखरोट का छिलका हो गया, ये किसका बना होता है तो स्कैरेनकाइमा से बना होता है और ये सब डेड सेल होते हैं। तो थर्ड का थर्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, कोकोनट का जो छिलका रहता है या अखरोट का रहता है ये डेड सेल के बने होते हैं। फिर नेक्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये पौधे का एकमात्र ऐसा टिश्यू है जो लगातार डिवाइड यानी विभाजित होकर पौधे की लंबाई और मोटाई को बढ़ाता है। तो इसका मेन काम है जो पौधे का सेल डिवीजन करना और ग्रोथ को बढ़ाना, इसका काम होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम ये पौधे की जटिल स्थायी ऊतक होते हैं, ध्यान रखिएगा।
और मेरिस्मेटिक जो टिश्यू है ये पौधे के शीर्ष, बीज और किनारों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित प्रमुख नदियों को उनके महत्वपूर्ण दाएं और बाएं किनारे की सहायक नदियों के साथ मैच करना है। तो जो इम्पोर्टेंट रिवर है उनकी ट्रिब्यूटरी रिवर के साथ मैच करना है। पहला है गंगा नदी। गंगा नदी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी रिवर है, कौन कौन सी सहायक नदी है, तो ध्यान रखिएगा। गंगा नदी की जो बाएं किनारे से सहायक नदी है ये गोमती है, घाघरा है, गंडक है और कोसी है। और ये सारी जो रिवर है ये नेपाल हिमालय से आने वाली है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। नेक्स्ट है यमुना रिवर। यमुना रिवर के दाएं किनारे से आने वाली जो सहायक नदियां हैं ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। और ये जो नदियां हैं ये मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से आती हैं। सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये सारी जो सहायक नदियां हैं यमुना नदी की हैं। नेक्स्ट है गोदावरी। गोदावरी नदी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती और प्रवर ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता ये सारी इसकी सहायक नदियां, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर इसकी प्रमुख सहायक नदी है तुंगभद्रा है, भीमा है, घाट प्रभा, मालप्रभा और मूसी रिवर। इसका डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए जो हैदराबाद शहर है ये मूसी नदी के तट पे बसा हुआ है। अमरावती ये भवानी और हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदियों के पास बसा हुआ है। सोन नदी ये गंगा में के दाएं किनारे की एक प्रमुख सहायक नदी है जो सीधे दक्षिण से अमरकंटक से आकर पटना के पास गंगा में मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक सूचकांक और रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित महत्वपूर्ण 2024 सूचकांक को भारत के स्थितिक रैंक के साथ सम्मिलित करना। तो 2024 का है, इसको छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट। भारत में जो चुनावी बॉन्ड योजना है उसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट सही ये बताना है। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि यह योजना वित्त विधेयक 2017 के माध्यम से पेश की गई थी और पंजीकृत राजनीतिक दलों को गुमनाम दान करने की अनुमति देना है। तो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आई स्कीम आया था उसके तहत ये था कि जो 2017 में इस बिल को पास किया गया था और जिसे भी अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसे कुछ दान करना है या डोनेट करना है तो उसके नाम को गुमनाम रखा जाएगा, मतलब नाम नहीं बताया जाएगा। ये इसे बिल में लाया गया था और ये बिल कहाँ पे आता है तो एसबीआई में इसको दिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें सही है। फिर नेक्स्ट है फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस योजना को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह असंवैधानिक है और आर्टिकल 19A(1) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो ये भी इसमें सही है। इसके जो उस समय सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ जी थे, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी थे और इन्होंने 5 जजों की बेंच बैठी थी और इसे असंवैधानिक घोषित किया था क्योंकि जनता को यह जानने का अधिकार होता है राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कि किस कंपनी ने कौन सी पार्टी को कितना पैसा दिया है। तो इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस फैसले के बाद जो भारतीय स्टेट बैंक है एसबीआई उनमें चुनाव आयोग का सारा डेटा सौंपना पड़ा और जिसके बाद उसे सार्वजनिक कर दिया गया था। राजनीतिक दल को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 में आया था उसकी धारा 19(1) के तहत पंजीकृत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु भौतिक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण समस्थानिकों को उनके प्राथमिक चिकित्सा और औद्योगिक अनुप्रयोग के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर जो परमाणु भौतिक है उसमें जो आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स को उनके प्राथमिक चिकित्सा और क्या औद्योगिक इंडस्ट्रियल यूज होता है उसके साथ मैच करना है। पहला है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का यूज कहाँ होता है तो ध्यान रखिएगा। कोबाल्ट 60 इसमें से बहुत ही खतरनाक गामा किरणें निकलती हैं, इसलिए इसका यूज जो कैंसर के सेल होते हैं, कैंसर के सेल और ट्यूमर के इलाज में इसका यूज होता है। तो फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10।
रेडियोथेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, ये खास करके कैंसर ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है और इसकी जो एनर्जी है गामा रेज की ये बहुत हाई होती है। फिर नेक्स्ट है आयोडीन 131, आयोडीन 131, इसका यूज गले में जो थायराइड होती है, थायराइड ग्रंथि, उसकी बीमारी का इलाज करने के लिए किया जाता है। उसका 4 हो जाएगा। जो थायराइड ग्लैंड है इसके डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बन 14, कार्बन 14 इसका जो उपयोग है ये पेड़ों, हड्डियों और पुराने जीवाश्म की उम्र पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कार्बन 14 का यूज कार्बन डेटिंग के रूप में किया जाता है। जो पुराने जीवाश्म होते हैं वो कितने पुराने इसका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका सेकंड हो जाएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग टू डिटरमाइन द एज ऑफ एशियंट ऑर्गेनिक फॉसिल। नेक्स्ट है सोडियम 24, सोडियम 24 इसका यूज शरीर में जो ब्लड फ्लो है उसकी जांच करने के लिए और खून का थक्का ढूंढने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो ब्लड सर्कुलेशन है इसको जांच करने के लिए और जो ब्लड क्लॉटिंग है इसको ढूंढने के लिए किया जाता है। ये डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तो सही आंसर है। देखिए जो आइसोटॉप होते हैं वो परमाणु, आइसोटोप के जो परमाणु होते हैं इसमें परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होता है। यूरेनियम 235 इसका यूज परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है और कैंसर के इलाज में रेडोन गैस का भी यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बाहर स्थापित निम्नलिखित प्रभावशाली क्रांतिकारी पत्रिकाओं समाचार पत्र को उनके संस्थापक के साथ सुमेलित करें। तो यहाँ पर जो न्यूज़पेपर निकला था जर्नलिस्ट और उनके संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे, उसके साथ मैच करना है। पहला है द इंडियन सोशलिस्ट, जो भारत में लंदन में इस पेपर को निकाला गया था, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये लंदन में श्यामा प्रसाद कृष्ण वर्मा जी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? श्यामा जी कृष्ण वर्मा, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ए इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वंदे मातरम, वंदे मातरम ये पेरिस और जेनेवा में निकाला गया था। तो इसके फाउंडर कौन थी? तो ध्यान रखिएगा वंदे मातरम इस न्यूज़पेपर की फाउंडर मैडम भीकाजी कामा जी, और इन्हें भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता था। मैडम भीकाजी कामा जी को भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। फिर भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है तलवार, तलवार ये बर्लिन में निकाला गया था, बर्लिन जर्मनी में है और इसके जो संस्थापक थे ये वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी थे, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट पत्रिका का नाम है गदर, गदर ये सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में निकाला गया था, किनके द्वारा? तो ये लाला हरदयाल और गदर पार्टी द्वारा छापी गई थी और ये पहला अंक हिंदू में था। तो ध्यान रखिएगा जो पहला अंक था ये उर्दू में निकाला गया था। इस थर्ड का हो जाएगा डी नंबर, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। देखिए श्यामा जी कृष्ण वर्मा ये लंदन के छात्र में इंडिया हाउस की स्थापना की और अमेरिका में तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान खबर निकाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान में निम्नलिखित प्रकार के पादप तनों जड़ों के संशोधन और उनके वास्तविक दुनिया में उदाहरण के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर जो बॉटनी होता है उसमें जो पादप होते हैं तन उनके मॉडिफिकेशन को उनके वास्तविक दुनिया में क्या एग्जाम्पल है उसके साथ मैच करना है। पहला है प्रकंद, प्रकंद किसका होता है? प्रकंद किसे को कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा प्रकंद ये जमीन के अंदर क्षैतिज रूप से बढ़ता है और इसका एग्जाम्पल है जिंजर और टर्मरिक। तो पहला का थर्ड हो जाएगा जिंजर और टर्मरिक, ये प्रकंद के एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट है कंद, कंद ये गोल और मोटा होता है और जिसमें आइज होती है, आइज मतलब बर्ड्स निकली हुई होती है। जैसे एग्जाम्पल में आलू, आलू को कुछ दिन तक रखिएगा तो उसमें बर्ड्स निकलते हैं, उसे आंख भी कहा जाता है।
तो ये सेकंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है शल्ककंद। शल्ककंद इसका बेस्ट, इसका जो मांसल पत्तियां होती है और ये एक के ऊपर एक चढ़ी होती है, जैसे प्याज, प्याज लहसुन को नहीं देखिएगा तो ये एक के ऊपर एक चढ़ी होती है, तो उसे ये शक्लकंद कहा जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है घनकंद। घनकंद ये एक ठोस और सीधा भूमिगत तना होता है, जैसे अरबी और केसर, ये एक ठोस और भूमिगत तना होता है। इसका डी हो जाएगा। जो अरबी होता है, सैफरॉन होता है, इसके एग्जाम्पल में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए जो गाजर और स्वीट पोटैटो ये तने नहीं है बल्कि ये रूट के क्षेत्र में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो गाजर यानी कैरोट और स्वीट पोटैटो ये रूट का मॉडिफिकेशन होता है। कैक्टस ये इनमें से जो कांटे होते हैं वो वास्तव में पानी बचाने के लिए जो पत्तियां होती हैं वो कांटे का रूप ले लेती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वैश्विक भौगोलिक रेखाओं और निर्देशों का को उनके सटीक देशों और क्षेत्र के साथ सुमेलित करें जिससे भी गुजरते हैं। तो यहाँ पर जो भौगोलिक रेखा है और वो कौन से देश या क्षेत्र से गुजरते हैं इनके बारे में बताना है। जैसे इक्वेटर, इक्वेटर कौन कौन से कंट्री से होकर जाते हैं। इक्वेटर इन भूमध्य रेखा ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है। तो पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा ये पास करती है इक्वाडोर, ब्राजील, केन्या और इंडोनेशिया से क्रॉस करती है। फिर नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में झुका हुआ रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ध्यान रखिएगा ये टोटल 8 देशों से होकर गुजरती है, मैक्सिको और सऊदी अरेबिया से होकर, तो टोटल 8 देशों से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा इसमें इंडिया, मैक्सिको, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया शामिल है। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये 23.5 डिग्री साउथ में होता है और ये दक्षिण गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से होकर गुजरती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चिले, ब्राजील, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है प्राइम मेडिटेरियन। ये ग्रीनविच लाइन है और दुनिया का मानक समय तय करती है, जो ऊपर से नीचे की ओर जाती है और इसमें यूके, स्पेन, अफ्रीका और अंटार्कटिका से ये गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ब्राजील दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। अफ्रीका दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं। और भारत का जो मानक समय है ये 82.5 डिग्री ईस्ट प्राइम मेडिटेरियन से 5.5 घंटा आगे की ओर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन से स्टेटमेंट है सही है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत बनाया गया और ये एक संवैधानिक निकाय है। तो ध्यान रखिएगा जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसमें संविधान से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। ध्यान रखिएगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये पहला स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है। नेक्स्ट है नीति आयोग ने एक संवैधानिक निकाय है ना ही एक वैधानिक निकाय, इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा बनाया गया है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। नीति आयोग इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और ये प्लानिंग कमीशन की जगह पे आया था। ये ना तो संवैधानिक इकाई है ना ही वैधानिक इकाई है, ये एक एग्जीक्यूटिव रिसोल्यूशन द्वारा बनाया गया था। ये स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये नीति आयोग इसके हेड हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये काम योजना आयोग द्वारा बनाई गई और 5 वर्षीय योजनाओं के अंतिम मंजूरी देना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित महत्वपूर्ण विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके संबंधित खोजकर्ताओं के साथ सम्मिलित करें। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया हुआ है और वो किनके द्वारा डिस्कवर किए गए ये बताना है। सबसे पहला है रेडियो वेव। रेडियो वेव किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, रेडियो वेव ये हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हेनरी हर्ट्ज के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था और मार्कोनी ने इसका उपयोग संचार के लिए किया था। फिर नेक्स्ट है इंफ्रारेड रेज। जो इंफ्रारेड रेज होती है इसकी खोज 1800 में हुई थी और ये विलियम हार्शेल के द्वारा खोजा गया था। जब वो सूर्य का प्रकाश के स्पेक्ट्रम के तापमान को माप रहे थे तो उस समय इंफ्रारेड की खोज की गई थी। तो किसके द्वारा खोजा गया? ध्यान रखिएगा, विलियम हार्शेल के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज इसकी खोज 1801 ईस्वी में की गई थी जोहान रिटर के द्वारा। जोहान रिटर के द्वारा 1801 में यूवी रेज की खोज की गई थी। फिर नेक्स्ट है एक्सरे। एक्सरे की खोज 1895 में किया गया था विल्हेम रोटेंजन के द्वारा। इनके लिए इन्हें पहला फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो विलियम रोटेंजन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य होती है उसमें सबसे अधिक एनर्जी होती है और गामा रेज की होती है जिसकी खोज पॉल वेयार्ड के द्वारा किया गया था। जो गामा रेज है इसकी खोज पॉल वेयार्ड द्वारा किया गया था। रडार ये मुख्य रूप से माइक्रोवेव या छोटी रेडियो तरंगों का यूज होता है इसमें। ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल क्लियर ऐसे ऑफिशियल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।